यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मीनल बेटा, मेरी वॉइस आ रही है? एक बार रिप्लाई करो। ओके बेटा। बेटा जी, एक बार ये बुक देना। ओके, सो गाइज, जैसा कि कल डिसाइड किया था, सेम उसी को फॉलो करते हुए आज हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसको कोशिश करेंगे कि आज जो 2 आवर्स की क्लास है उसमें कंप्लीट भी कर दें। पूरा थियोरटिकल है। ये फाइल जो मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। वैसे आपके मॉड्यूल में ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है, थोड़ा बहुत इधर उधर जरूर हो सकता है बट कवर पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा आज डेटा का जो सोर्सेज है, जो प्रेजेंटेशन है, वो सब कुछ हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। सो गाइज, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स की मैं बात करता हूं यहां पर। सबसे पहले तो एक्चुअल में डेटा क्या होता है, डेटा की डेफिनेशन बताओ सबसे पहले। व्हाट इज डेटा? ऐसा रॉ मटेरियल जो हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, दैट इज कॉल्ड डेटा। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल,
आप सभी लोग भी एक तरह का डेटा हो। आप सब लोग 12th पास आउट स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और सीए फील्ड में या सीएमए फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कॉमर्स बैकग्राउंड में प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आप लोगों से ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो क्या आप लोग अपने आप में एक डेटा हो या नहीं हो? आप लोग एक रॉ मटेरियल हो, तो जो भी रॉ मटेरियल होता है वो अपने आप में एक डेटा होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम डेटा को जानने से पहले स्टैटिक्स, जिसमें हम डेटा को पढ़ेंगे, तो स्टैटिक्स के बारे में जानते हैं। और स्टैटिक्स कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग इसकी हिस्ट्री को जानते हैं सबसे पहले कि स्टैटिक्स कहां से आया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूं बहुत बहुत सालों पहले, जब राजा महाराजा हुआ करते थे तब की। जब राजा महाराजा हुआ करते थे बच्चों, तभी भी स्टैटिक्स को यूज किया जाता था। वहां पर भी डेटा का बहुत बड़ा एडवांटेज होता था और यूज भी होता था। जैसे कितने लोगों ने बाहुबली पिक्चर देखी है? बाहुबली, ठीक है। उसमें एक, जैसे जब एक युद्ध होने वाला होता है, पता नहीं वो क्या नाम था, काल के, तो उससे पहले वो लोग एक प्लानिंग करते हैं कि उसके पास 1 लाख सैनिक है। उनका जो कॉम्पिटिटर है, अपोजिशन वाला है जिससे उनको युद्ध लड़ना है, उसके पास 1 लाख सैनिक है और उनके पास ओनली जाने 30-40 हजार कुछ होते हैं, कुछ इतने सैनिक होते हैं। तो फिर वो एक रणनीति, एक प्लानिंग करते हैं कि इतने लोग यहां से आएंगे, इतने लोग यहां से आएंगे। तो ये तो रहा इस मूवी का सीन जो पॉपुलर है, जो सबने देखा है। तो ये प्लानिंग कर लेना कि यार उनके पास 1 लाख है, हमारे पास 25,000 है, 30,000 है, तो उन 1 लाख और 25,000 को किस तरीके से फाइट करवानी है, ये पूरी प्लानिंग डेटा की है। अच्छा, किसी भी सेना के अंदर कितने पैदल सैनिक होंगे, कितने घोड़े वाले सैनिक होंगे, कितने हाथी वाले सैनिक होंगे, ये सब पहले से ही तो प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इस प्लानिंग को अपन क्या बोलते हैं? डेटा। डेटा कलेक्शन, डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा एनालिसिस। उसके पास 1 लाख है, ये डेटा एनालिसिस है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। अच्छा, एक मूवी और तुमने देखी होगी, जोधा अकबर। सुना है किसी ने जोधा अकबर? जोधा अकबर मूवी में जो अकबर, जो राजा था, वो अपनी पब्लिक के बीच में जाता है भेष बदल के कि उनकी पब्लिक को क्या तकलीफ है, जाने तो सही। तो वहां उसको टैक्स वगैरह के बारे में पता चलता है। सुना है ऐसा कि पहले के जमाने में भी टैक्स चलते थे? आप जो जमीन उगा रहे हो किसान, उसको एक हिस्सा उसका राजा को देना पड़ता था एज ए टैक्स। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? तो कितना टैक्स, उस मूवी में एक ऐसा भी सीन था, अगर आप बाहर जा रहे हो, यात्रा करने जा रहे हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो कितना टैक्स लेना है। अच्छा, एक जो उनके पास जितना भी मनी स्टोर होता था, राजकोष करके उसको बोलते हैं, राजकोष, जिसमें उनको इतना, भाई अपने को इतने सालों तक आगे सरवाइव करना है, तो अपने पास राजकोष इतना होना चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ये सारी प्लानिंग करके रखना, ये सब स्टैटिक्स में आता है। किसके अंदर इंक्लूड होता है? स्टैटिक्स में। तो पहले के जमाने में जरूरी नहीं आज ही इसकी यूज है, पहले से इसको यूज करते आ रहे हैं हम लोग। तो ये आज का सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत पुराना सब्जेक्ट है। यही बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं बात करूंगा हिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स की। तो मैं चाहूंगा एक बार, अच्छा इसका ओरिजिन कहां से हुआ है वो मैं बता देता हूं। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में इसको अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग लैंग्वेज में जाना जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, अपने यहाँ लेटिन में इसको सबसे पहले बोलते हैं बेटा जी, ये क्यों आ रहा है? चलो कोई ना, यहाँ देखो इसमें एडिटिंग नहीं हो पा रहा है शायद, पता नहीं क्या रीजन है।
ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ लिखा हुआ है, लेटिन वर्ड में इसको स्टेटस बोल के बुलाते हैं। जो लेटिन लैंग्वेज है उसमें इसको अपन किस वर्ड से जानते हैं? स्टेटस। चार डिफरेंट लैंग्वेज है और चार डिफरेंट लैंग्वेज में चार डिफरेंट वर्ड्स में इसको हम जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है लेटिन में स्टेटस, इटालियन में स्टेटिस्टा, जर्मन में स्टेटिक और फ्रेंच में स्टेटिक्यू। सबसे पहले ये चार वर्ड लिख लो, चार लैंग्वेज और चार वर्ड। पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। हाँ, अगर लिखा हुआ है तो अंडरलाइन कर लो, बाकी पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि किस लैंग्वेज में इसको किस नाम से जाना जाता है। या तो मिसमैच गिवन होगा या फिर पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में कोई नाम आपको पूछ लेगा कि इसको किस नेम से हम जानेंगे। अपने यहाँ पे स्टैटिक्स बोलते हैं और बाकी सब लैंग्वेज में, लेटिन में स्टेटस, इटालियन में स्टेटिस्टा, जर्मन में स्टेटिक और फ्रेंच में स्टेटिक्यू। ये चार वर्ड्स या चार लैंग्वेज हैं। अब देखो इधर आ जाओ, सबसे पहले यहां से, वी आर थैंकफुल टू कौटिल्य who had kept a record of births and deaths as well as some other precious records in his famous book Arthashastra during Chandragupt's reign in the 4th century. सबसे पहला अगर डेटा कलेक्शन का काम किसने किया था, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, देन द नेम बिकम कौटिल्य। उसकी कौन सी बुक में उसने ऐसा डेटा कैप्ट किया था? अर्थशास्त्र। और किसके रीजन में? चंद्रगुप्त। और उसका डेटा किससे रिलेटेड था? बर्थ एंड डेथ से रिलेटेड डेटा का उसने कलेक्शन किया था। चार क्वेश्चन बनते हैं यहां से। कितने क्वेश्चन? चार। इस इतनी सी एक सेंटेंस से चार क्वेश्चन। फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था? कौटिल्य ने। बुक का नेम अर्थशास्त्र। जो डेटा था वो किससे रिलेटेड था? बर्थ एंड डेथ से। और किसके रीजन में था? चंद्रगुप्त के रीजन में। ये समझ में आ रहा है क्या सबको? ये तुम्हारी बुक में हो या नहीं हो, यहां अंडरलाइन कर लेना भैया। दिख रहा है सबको? अब इसके बाद देखो, दूसरा जो डेटा कलेक्शन का काम किया वो किसने किया? आ जाओ इधर। दूसरा सबसे जो डेटा कलेक्शन का काम किया वो किया अबू फजल। क्या नाम था? अबू फजल। अबू फजल ने किसके रीजन में? अकबर में। अकबर के रीजन में किया। कौन सी सेंचुरी में? 16th सेंचुरी में। और उसकी बुक का नाम था एने अकबरी। क्या नाम था? एने अकबरी। और उसका जो डेटा था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। फाइंड स्टैटिकल रिकॉर्ड्स ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है। अब इसके बाद देखो, सेंसस पता है क्या होती है? सेंसस जो जनगणना बोलते हैं, पॉपुलेशन काउंटिंग जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहला सेंसस जो कंडक्ट हुआ था वो कहां हुआ था? इजिप्ट में। देख रहे हो यहां पर? सबसे पहला जो है सेंसस जो कंडक्ट हुआ था वो इजिप्ट में हुआ था। और किसने किया था? फरो। द नेम ऑफ द मैन इज फरो। इजिप्ट में और फरो ने किया था। और ड्यूरेशन क्या था? 300 बीसी टू 2000 बीसी। इस ड्यूरेशन में उसने सबसे पहला सेंसस कंडक्ट किया था। इन सब पे क्वेश्चन आएंगे। ये जो दो पैराग्राफ हैं, इन दो पैराग्राफ में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। थ्योरेटिकल कितने क्वेश्चन बन जाते हैं? 10। ये दो पैराग्राफ और एटलीस्ट 10 क्वेश्चन। दिख रहा है सबको? चलो आगे बढ़ू। अब ये तो हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स क्या है, कि स्टैटिक्स का जन्म कहां से हुआ है, वो कहां से चला आ रहा है। फिर से बता देता हूं,
चार अलग लैंग्वेज में इसको चार वर्ड से जानते हैं, लेटिन, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच। इनमें चार अलग अलग नाम है, स्टेटस, स्टेटिस्टा, स्टेटिक और स्टेटिक्यू। एक, हाँ, स्टेटिक और स्टेटिक्यू, चार अलग अलग वर्ड्स में इसको जानते हैं। सबसे पहला जो डेटा कलेक्शन हुआ था वो चंद्रगुप्त के रीजन में हुआ था। सबसे पहले कौटिल्य ने किया था, उसकी बुक का नाम अर्थशास्त्र था। वो जो है वो डेथ और बर्थ से रिलेटेड रिकॉर्ड्स उसने मेंटेन किया था। उसके बाद अबू फजल ने किया था, अकबर के रीजन में किया था, उसकी बुक का नाम एने अकबरी था, और एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड डेटा उसने जो है वो रिकॉर्ड किया था। सबसे फर्स्ट सेंसस जो हुआ था वो इजिप्ट में हुआ था, और फरो ने उसको कंडक्ट किया था, ठीक है ना, और ड्यूरेशन था 300 BC टू 2000 BC। चलो, ये सब तो इन दो पैराग्राफ की बात हो गई। अब बात चलती है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टैटिक्स को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, एक तो सिंगुलर सेंस में और दूसरा प्लूरल सेंस में, यानी एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस में। अब सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंगुलर सेंस में। तो सिंगुलर सेंस में इसको केवल एक सेंटेंस से डिफाइन किया हुआ है, और ये बोल दिया गया कि दिस इज ए साइंटिफिक मेथड। क्या बोला गया, साइंटिफिक मेथड है। इधर आओ, ये रहा सेकंड पैराग्राफ में, when used as a singular noun may be defined as the scientific method। ये लिखा हुआ है साइंटिफिक मेथड, सबको दिख रहा है, that is employed for collecting, analyzing and presenting data, leading finally to drawing statistical inferences about some important characteristics। It mean it is a science of counting or science of averages। ये इसकी सिंगुलर डेफिनेशन है। तो आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, साइंटिफिक मेथड। क्वेश्चन जो आया है अब तक वो इसी पे आया है कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिक्स को डिफाइन किया गया कैसे है, तो आपका आंसर आएगा एज ए साइंटिफिक मेथड। इसके अलावा कोई सी भी डेफिनेशन आ जाए वो सब प्लूरल सेंस में ही काउंट होंगी। समझ रहे हो मेरी बात को। अब आ जाओ, यहां देखो इसका पहला वाला पैराग्राफ, when used as a plural noun may be defined as the data, qualitative as well as quantitative, that are collected usually with a view of having statistical analysis। दो वर्ड आ गए यहाँ पे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यूज के लिए हम ये वाला जो है सेकंड डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। अब दो वर्ड हैं यहाँ पर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इन दोनों वर्ड को पहले समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो वर्ड है ये डेटा के साथ भी यूज होते हैं, क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा। अब आप में से मैं पूछता हूं, देखिए कौन बता सकता है। तन्नू बेटा, ये पेज नंबर तुम्हें नहीं मिलेगा बेटा, तुम्हारी बुक में नहीं है ये। हाँ, मैं बात कर रहा था क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा की, तो ध्यान से सुनो। ये बताओ क्वालिटी को कैसे जज करोगे, व्हाट इज, हाउ वी डिफाइन क्वालिटी। क्वालिटी को डिफाइन ऐसे किया जाता है विच वी कांट मेजर। क्वालिटी को कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता, क्वालिटी। क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है लेकिन क्वालिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। शायद ये बात पहले भी कभी मैंने इसी क्लासरूम में आई थिंक सो डिस्कशन की थी, या तो इस बैच में या फिर वहां उधर इसी में। चलो, मैंने ऐसे कहा क्वालिटी का मतलब समझना है, इधर आ जाओ बच्चों, ध्यान से सुनना। यहाँ बच्चे कितने बैठे हुए हैं काउंट किए जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। बट मैं ऐसे कहूं यहाँ ईमानदार बच्चे कितने बैठे हुए हैं, बताओ काउंटेबल है क्या, नहीं ना, क्योंकि पता नहीं कौन कौन बेईमान है। अरे मतलब माइंड मत करो, एज ए एग्जाम्पल बात कर रहा हूं, ठीक है। पिछली बार भी कहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ गर्ल्स काउंटेबल है क्या, काउंटेबल है। बट अगर मैं बोलूं कितनी सुंदर गर्ल्स बैठी हुई है,
नॉट काउंटेबल, काउंट ही नहीं कर सकते हम। अरे डोंट माइंड, इट्स एग्जाम्पल। सो जैसे मैंने बोला, इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी, ब्यूटी, ये सब क्या है? क्वालिटी। ऑनेस्टी ये क्या है? क्वालिटी। और क्वालिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है बट क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों से जो कंसल्ट करेगी वो डेफिनेशन सेकंड वाली है। आ गई बात समझ में? इसके अंदर भी वही काम होगा, डेटा को कलेक्शन किया जाएगा, उसका एनालिसिस होगा और फिर प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? ये तीन वर्ड, कलेक्शन इकट्ठा करना, एनालिसिस करना, उस पर वर्क करना, देखभाल करना और उसके बाद लोगों के सामने उसको प्रेजेंट कर देना, तीन काम होते हैं, कलेक्शन, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग। ठीक है, चलो ये हो गई डेफिनेशन। अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स, कि स्टैटिक्स को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, कौन कौन से सेगमेंट सेक्टर्स हैं जहां पर हम स्टैटिक्स को यूज कर सकते हैं। तो बेटा जी सबसे पहला जो सेगमेंट आता है वो आता है इकोनॉमिक्स। मानते हो क्या इकोनॉमिक्स में इसको यूज करते हैं अपन? इको पढ़ते हो तो वहां डेटा आता है या नहीं आता? पूरी शायद एक बुक तुम्हारे तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा हद तक डेटा का तुम्हें यूज करना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है। तो डेटा का यूज कहां पर होता है? इकोनॉमिक्स में। बिजनेस मैनेजमेंट, जो बच्चे बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, उनको भी डेटा पे वर्क करना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो बिजनेस मैनेजमेंट में इसका यूज होता है। तीसरा है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तीसरा कॉमर्स है और चौथा इंडस्ट्री है। बताओ कॉमर्स में स्टैटिक्स का यूज होता है क्या? होता है तभी तो पढ़ रहे हो तुम लोग, कॉमर्स बैकग्राउंड से और स्टैटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ रहा है, तो कॉमर्स के अंदर स्टैटिक्स को यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में बताओ स्टैटिक्स का यूज होता है क्या? जितनी भी कंपनीज है उनको अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी के पास कितना एम्प्लॉय है, कितना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितनी उनकी सेल आ रही है, अगर बाजार में उनसे कंपटीशन करना है तो हमें किस तरीके से अपनी सेल को इंक्रीज करना पड़ेगा, अपने रेट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। तो इंडस्ट्री में भी स्टैटिक्स को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। बोलो आ रही मेरी बात समझ में? तो ये चार सेगमेंट ऐसे हैं जहां पर हम स्टैटिक्स को यूज करते हैं, इको, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज। इन चार सेगमेंट्स में स्टैटिक्स को फॉलो या फिर यूज किया जाता है। बोलो बच्चों यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या? श्योर सबको समझ में आ रही है? चलो गुड। अब नेक्स्ट दो लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, हर चीज की एक लिमिटेशन है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूं हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन का मतलब है कुछ ना कुछ कमी, ड्रॉबैक्स। ठीक है ना? अब वो क्या क्या हो सकती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे कहते हैं ना, तुमने सुना होगा, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। ये सुना है किसी ने ये लाइन, ये सेंटेंस, कि हमें प्राउड कभी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कहते हैं घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। रावण बहुत ताकतवर था, बहुत बड़ा शक्तिशाली, बहुत बड़ा विद्वान था। ठीक है ना? उसको जो वरदान मिला था वो ऐसा था, अगर वो उसको सही तरीके से यूज करता तो शायद आज जितना लोग भगवान को पूजते हैं शायद उतनी रावण की भी पूजा होती। लेकिन कर्म खराब थे, समझ रहे हो? सोच खराब थी। वो भगवान को भगवान नहीं मानता था, वो ऐसे कहता था मैं ही भगवान हूं। तो दैट इज कॉल्ड प्राउड। इसीलिए फिर ये लाइन बनी कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। समझ रहे हो? कोई भी व्यक्ति, मान लो सपोज करो, सुनना, इट्स ए एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे है। आज मान लो मैं ऐसे बोल दूं कि ये इंस्टीट्यूट मेरे पीछे चल रहा है। कई बच्चे ऐसे कहना सर रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई बात नहीं, मान लो सपोज करो ये मैं ऐसे कह दूं ये इंस्टीट्यूट मेरे पीछे चल रहा है, तो हो सकता है कल मैं यहां नहीं मिलूंगा और इंस्टीट्यूट तो यही रहेगा। फिर बच्चा फोन करके पूछेगा बेटा इंस्टीट्यूट तो चल रहा है, तू कहाँ है? तूने तो कहा था इंस्टीट्यूट तेरे पीछे चल रहा है। सो दैट इज कॉल्ड प्राउड।
मैं ये कह सकता हूं कि मैं अपना काम फुली जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं अपनी ईमानदारी से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। लेकिन मैं ऐसे कह दूं कि भैया ये इंस्टीट्यूट मेरे पीछे चल रहा है, आज बच्चे मेरे नाम से एडमिशन लेने आते हैं यहाँ पे, डायरेक्टर सर को मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं कैसे काम करना है। अगर मैं ऐसे बोल दूं तो कल मैं यहां नहीं मिलूंगा। दैट इज कॉल्ड प्राउड। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो किसी भी इंसान को ये हक है ही नहीं। वो सिर्फ अगर बहुत अच्छा भी पढ़ाता है ना, तो वो सिर्फ इतना कह सकता है यार मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छा पढ़ाने की। ये जजमेंट तो पब्लिक करेगी कि मुझे पढ़ाना आता है या नहीं। मैं सिर्फ अपना काम 100% कर रहा हूं, दैट्स इट। तो ये लिमिटेशन है कि कोई अगर स्टेटिक्स पढ़ाने वाला स्टेटिशियन है तो वो ये कह सकता है कि वो एग्रीगेट का एक पार्ट है, वो खुद एग्रीगेट नहीं है। मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, मैं ही सब कुछ नहीं हूं। आई एम द पार्ट ऑफ एग्रीगेट, मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां देखो पहली लिमिटेशन, स्टैटिक्स डील्स विद द एग्रीगेट्स, an individual to a statistician has no significance except that fact that it is a part of the aggregate। यानी मैं ये कह सकता हूं मुझे थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स पढ़ानी आती है और मैं कोशिश कर रहा हूं और अच्छा सीखने की। लेकिन मैं ऐसे कह दूं पूरे वर्ल्ड में मेरे जैसी कोई मैथमेटिक्स पढ़ा के बता दे तो आ जाओ, तो कल जितने भी मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं ना सब बाहर गेट के बाहर खड़े मिलेंगे कि भैया कैसी पढ़ा रहे हो, ऐसी हमें भी दिखाओ। समझ रहे आप मेरी बात को? तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा। तो यही लिमिटेशन है, स्टैटिक्स इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट, इट इज नॉट होल एग्रीगेट। ये एग्रीगेट का एक पार्ट है, ये खुद एग्रीगेट नहीं है। दूसरा, अब एक चीज और मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज पूछना चाहूंगा। अभी अभी हमने कहा ऑनेस्टी, ब्यूटी, इसको मेजर नहीं कर सकते ना? बताओ, ऑनेस्टी या ब्यूटी को मेजर किया जा सकता है क्या? ये क्वालिटी है, और ये क्वालिटी की डेफिनेशन ये है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूं, मुझे इतना सा बताओ, मिस वर्ल्ड या जो मिस यूनिवर्स चूज होती है वो कैसे होती है? किससे? तो उसमें क्राइटेरिया ब्यूटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंसी ये सब नहीं होते क्या? राउंड्स तो होते ही ना? होते हैं क्या ऐसे? ऐसे कोई भी जाके खड़ी हो गई और ऐसे कहा मैं बनना चाहती हूँ तो वो ले लेंगे क्या? अब कोई ऐसे कह रहा है सर कोई मान लो सांवला है जिसका कलर फेयर नहीं है ना, जिसको ब्लैक ब्यूटी बोल सकते हैं अपन, मान लो कोई ब्लैक ब्यूटी है तो वो भी तो पार्टिसिपेट कर सकती है। अरे अफ्रीकन लोग भी तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? तो वहां पर जो उनके जो मेजरमेंट करने के तरीके होते हैं, उनके जो राउंड्स होते हैं, उन राउंड्स को जो क्वालिफाई करता है और लास्ट में जाके वो विनर बनता है, तो उनके जो राउंड्स होते हैं वो राउंड से जस्टिफाई कर देते हैं कि इसने ये सारे राउंड्स क्लियर किए हैं। हर राउंड मतलब इनमें ब्यूटी वाला भी राउंड है, इंटेलिजेंसी वाला भी है, ऑनेस्टी वाला भी है। इन सब राउंड्स के बाद जो हर तरीके से क्वालिफाई करता है फिर वो विनर काउंट होता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो जो मैं बता रहा हूं कि जो क्वालिटी है उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं मेजर किया है। जैसे एक बहुत मोस्ट पॉपुलर कंट्रोवर्शियल सीरियल आता है बिग बॉस, सुना है क्या नाम बिग बॉस? अब मैंने इसकी सारी बड़ाई कर दी, मोस्ट कंट्रोवर्शियल सीरियल जिसमें जब तक फाइट नहीं हो जब तक मजा ही नहीं आता। फाइट भी तो होनी चाहिए उसके अंदर, फाइट तो हो ही नहीं रही, फाइट होनी चाहिए। सो उस सीरियल में जो विनर चूज होता है वो कैसे होता है? तो वोटिंग इन द सेंस लोग जिसको ज्यादा पसंद करते हैं, वोटिंग का मतलब। और लोग किसको पसंद करते हैं बताओ? जिसने फेयर गेम खेला होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। हो गई यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अरे तो इससे पहले तक जब तक वो लोग उस शो में नहीं आते उससे पहले से उनकी इतनी फैन फॉलोइंग होती है।
जाते फेमस लोग हैं। फिर तो तुमने सारे बिग बॉस के सारे वो क्या बोलते हैं उनको सीजन्स देखे नहीं तुमने। फिर उस सीजन में क्या हुआ था? अरे तो उस सीजन में कैसे विनर चूज हुआ होगा? अब मेरी सुनो, एक्चुअली में मुझे नहीं पता, खैर मैं देखता नहीं हूं, बस मैंने तो ये एग्जांपल आता है तब तब मैं इसकी बात करता हूं। अदरवाइज मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि वहां पर भी जो अच्छा फेयर रहता है, सबके साथ लॉयल रहता है, उसको पब्लिक पसंद करती है, वोट करती है, उसकी फैन फॉलोइंग बनती है और फिर उसको विनर डिसाइड किया जाता है। ऐसा कुछ शायद उस गेम की थीम ही ये है कि जो फेयर गेम खेलेगा, जो सबके साथ लॉयल रहेगा, जो टू फेसेस नहीं होगा, जो जैसा होगा वैसा रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसको पब्लिक ज्यादा सपोर्ट करती है और पब्लिक सपोर्ट करती है तो फिर वो विनर बनता है। तो गाइज मैं ये कहना चाह रहा हूं पब्लिक पसंद कर रही है जो लॉयल है, जो ऑनेस्ट है। तो यहाँ लॉयल्टी और ऑनेस्टी दोनों चीजों का जजमेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग विनर सेलेक्ट होता है। तो मैं यहाँ ये बोलना चाह रहा हूं, दूसरी लिमिटेशन क्या बोलती है? स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद क्वांटिटेटिव डेटा। कंसर्न किससे करती है? क्वांटिटेटिव डेटा से, जिसको काउंट किया जा सकता है उससे। हाउएवर क्वालिटेटिव डेटा आल्सो बी कन्वर्टेड टू quantitative data by providing a numerical description to the corresponding qualitative data। अभी मैं, मेरे पास कोई अपरेटस तो है नहीं, जैसे मॉल्स वगैरह में जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो एक अपरेटस होता है जिससे पुलिस वालों के पास होता है, चेक करते हैं आपके पास कोई वेपन थोड़ी है। सुना है क्या ऐसा कि आप कोई वेपन तो लेकर नहीं जा रहे हो, पिस्टल वगैरह तो नहीं है? देखा है क्या ऐसा? मॉल वगैरह में, एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है आपकी। तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना है जिससे इंटेलिजेंसी को चेक किया जा सके? नहीं ना, ऐसा कोई ऑपरेटर आज तक बना ही नहीं जिससे इंटेलिजेंसी को चेक किया जा सके। बट क्या इस बैच में से सबसे इंटेलिजेंट कौन है पता लगाया नहीं जा सकता? टेस्ट कंडक्ट करते हैं ना हम, हालांकि यहाँ वाले टेस्ट को मैं अच्छा नहीं मान रहा, अभी उससे इंटेलिजेंट का पता नहीं चल रहा, लेकिन जो एग्जाम होगा उस दिन तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। यहाँ तो 28-30 आराम से आ रहे हैं, अरे इनको नहीं मेजर कर रहे हम। बट एक्चुअल टेस्ट अगर लिया जाए सही तरीके से, सबको प्रॉपर अरेंज करके सिस्टमेटिक वे में, तो क्या हमें इंटेलिजेंट बच्चे का पता नहीं चलेगा? चल जाएगा। तो हम क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? इंटेलिजेंसी को पता लगा लिया, ऑनेस्टी को पता लगा लिया, ब्यूटी को पता लगा लिया, तो सबको कैसे न कैसे तो इंटरचेंज करके पता लगा सकते हैं। ये इसकी लिमिटेशन है। आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़ो। अब बात करेंगे, पूरी बात होगी जो होगी डेटा के बारे में। तो मैंने डेटा की डेफिनेशन आपको बता दिया। रॉ मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? डेटा। जितना भी रॉ फैक्ट्स होता है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड डेटा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आ जाओ, डेटा जो है वो कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। अब इसी पे बात करते हैं, प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा क्या है। ध्यान से सुनना। ये कौन है? एमसी स्टैन कौन है? एमसी स्टैन कुछ करा ही नहीं, फिर भी जीत गया वो है? कुछ भी नहीं करा वो, फिर भी जीत गया। फैन फॉलोइंग, मयंक फैन फॉलोइंग, बेटा फैन फॉलोइंग, मैं देखता नहीं हूँ कौन है। चलो अब बात करेंगे हम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा की। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा वो होता है जो फर्स्ट टाइम जनरेट होता है, जो पहली बार प्रिपेयर होता है, पहली बार कलेक्ट होता है, वो डेटा कौन सा डेटा होता है? प्राइमरी डेटा। और जो पहले से ही प्रिपेयर होता है लेकिन बस उसको यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा।
दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये बुक देना, बताओ ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है? ये बुक है सेकेंडरी। पूछो क्यों? पहले से प्रिपेयर किया है, किसी और ने बनाया, तुम सिर्फ इसको यूज कर रहे हो। तो जो पहले से प्रिपेयर होता है सिर्फ उसको यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। बेटा एक कॉपी देना। हाँ चलो ये दे दो, दे दो ये कॉपी। और इस कॉपी में जो ये इंफॉर्मेशन है ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है? प्राइमरी, क्योंकि ये ब्लैंक थी, इसको इस लड़की ने खुद ने फिल करके प्रिपेयर किया है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। इंटरनेट पे जितने भी इंफॉर्मेशन है, कोई सा भी सर्च इंजन ले लो, याहू, गूगल, जितने भी वेब ब्राउजर आते हैं, उन सब पे जो इंफॉर्मेशन है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है? सेकेंडरी, क्योंकि हम कलेक्ट नहीं करते, हम केवल उसको यूज करते हैं। तो दैट इज ऑल एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डेटा। समझ रहे हो? इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन है। अब सेंसस, जिसको पॉपुलेशन काउंटिंग बोलते हैं, मान लो वो कोई जना कर रहा है, तो वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है? प्राइमरी, क्योंकि वो डोर टू डोर जाकर डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा। अब उनमें से सेंसेक्स सेंसस जो कंडक्ट किया है उसमें से ऑन बिहाफ ऑफ रिलीजन डेटा को अलग करना, ये क्या हुआ, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। पहले से कंडक्ट है, उसमें आप रिलीजन बिहाफ पर डेटा अलग से सॉर्ट कर रहे हो, दैट इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डेटा। पहले से ही प्रिपेयर है, उसको वापस रीयूज किया जा रहा है, दैट इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डेटा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, समझ जाओगे। प्राइमरी जो फर्स्ट टाइम जनरेट होता है, कलेक्ट होता है। सेकेंडरी जो पहले से ही प्रिपेयर होता है, दैट इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, कि जो प्राइमरी डेटा है। अच्छा, और भी किसी को वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या? ऑनलाइन वाले बताओ, वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है गार्गी के अलावा और किसी को? बेटा गार्गी वापस रिज्वाइन करो, कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, है ना? चलो देखो, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, यानी जो प्राइमरी डेटा है उसका कलेक्शन किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो मेथड्स मैं आपको यहाँ एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहला मेथड है इंटरव्यू मेथड। ध्यान से सुनना, इंटरव्यू में भी तीन मेथड आएंगे, बट फर्स्ट वन इज इंटरव्यू। इंटरव्यू के तीन पार्ट हैं, वो तीनों पार्ट अभी यहाँ नीचे देखने को मिलेंगे आपको। देखो ये रहा, पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू। ये तीनों इंटरव्यू मेथड है, और ये पर्सनल डेटा के कलेक्शन के सोर्सेज हैं। अब मेरे को ये बताओ, पर्सनल इंटरव्यू, तुम में से कितने लोगों ने इंटरव्यू का नाम सुना हुआ है? जैसे आप किसी कंपनी में एज ए जॉब के लिए जाते हो तो वहां पर इंटरव्यू होता है। किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां पर आपकी काउंसलिंग होती है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू होता है उसमें इंफॉर्मेशन वन टू वन पर्सनली गिव एंड टेक होती है क्या? मान लो मैं इस लड़की से पूछूं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे फादर्स नेम, कहाँ रहती हो, तो जो भी मैं इससे इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, ये वन टू वन डेटा कलेक्ट हो रहा है क्या? फेस टू फेस डेटा कलेक्ट हो रहा है, दैट इज एग्जांपल ऑफ पर्सनल इंटरव्यू मेथड। पर्सनल इंटरव्यू मेथड, और ये प्राइमरी डेटा का सोर्सेज है, इससे जो डेटा सोर्स हुआ वो प्राइमरी है। अब मेरी बात सुनो, इसका एग्जाम्पल जो आता है वो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन है बहुत प्रैक्टिकल। जितनी भी नेचुरल क्लैमिटीज हैं उसमें जो डेटा कलेक्ट होता है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल इंटरव्यू मेथड। समझ रहे हो मेरी बात? अब सुनो कैसे। नेचुरल क्लैमिटी की बात करते हैं, जैसे कहीं का भी आप बात कर लो, जैसे किसी कोई जगह है जहां पे मान लो सपोज करो एकदम से बाढ़ आ गई। जैसे अक्सर ऐसा होता है, अमरनाथ हुआ, केदारनाथ, ये नाम सुनेंगे तुमने। यहाँ पर क्या होता है, बादल फट गया, अचानक सडनली बादल फट गया और बहुत ज्यादा बारिश हुई,
और बहुत ज्यादा लोग जो है वो वहां पे मिस हैपनिंग हो गई। सुना है क्या ऐसा? तो जितना न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है क्या वो सच होता है? वो तो एक्चुअल सच्चाई तो वहां जो लोग हैं वही बता पाएंगे ना, या वहां जो रहते हैं उनको पता है ना ये सच है। न्यूज़पेपर में जो न्यूज आती है वो प्रॉपर 100% हो, ये हर बार सही नहीं होता। क्या मेरी बात से सहमत हो? जैसे मान लो कोई रेल एक्सीडेंट हुआ, अभी कुछ दिन पहले हुआ था, शायद थोड़े दिन पहले रेल एक्सीडेंट हुआ था, तो वहां पर कितनी मिस हैपनिंग हुई, कितने लोग मर गए, एक्चुअल ये डेटा पता लगाना बहुत मुश्किल है। न्यूज़पेपर में हर वक्त डेटा चेंज होता रहता है, 40 मरे, 41 मरे, 50 मरे, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन एक्चुअलिटी क्या होती है, गवर्नमेंट अपनी बात खराब होने के लिए न्यूज़पेपर वालों को बोल देते हैं भैया ज्यादा मत कर देना, नहीं तो हमें जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा, और फिर उनकी बात को न्यूज़पेपर को मानना भी पड़ता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो लॉजिकली क्या है, जितना भी नेचुरल क्लैमिटी है उसमें जो जो डेटा कलेक्ट होगा वो होगा पर्सनल इंटरव्यू मेथड से। समझ रहे हो? तो देखो इसका एग्जांपल यहां आएगा आगे, ये रहा। इन केस ऑफ नेचुरल क्लैमिटी लाइक अ सुपर साइक्लोन और एन अर्थक्वेक, प्लेग, जितने भी नेचुरल क्लेमिटीज है, जैसे सुनामी तक आ जाए ना, सुनामी, तो उन सब में जो डेटा कलेक्शन होगा दैट इज एग्जांपल ऑफ पर्सनल इंटरव्यू मेथड। आपसे वहां क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन आएगा, जैसे कोई नेचुरल क्लेमिटी का नाम दे देगा और फिर पूछेगा कि बताओ इसमें जो डेटा कलेक्शन है वो किस टाइप का डेटा कलेक्शन है, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा पर्सनल इंटरव्यू मेथड, दैट इज एग्जांपल ऑफ पर्सनल इंटरव्यू मेथड। चलो सेकंड की बात करता हूं, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। जस्ट फॉर एग्जांपल, जितने भी एक्सीडेंट्स हैं, अच्छा तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्सीडेंट देखे हुए हैं? अरे फिर से ये बताओ, वॉइस में कोई और प्रॉब्लम, किसी और को फिर से इश्यू आ रहा है क्या? वॉइस में कोई इश्यू आ रहा है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, क्रैक हो रही है या रुक रुक के आ रही है, ऐसा कुछ लग रहा है? चलो, सो गाइस, कितने लोगों ने एक्सीडेंट देखा हुआ है? आधा देखा है, वेरी गुड, आधा देखा, ये बात, आधा देखा हुआ है। अच्छा खुद थे क्या उसमें, खुद इन्वॉल्व थे? अरे बाप रे, फिर तो नहीं। अच्छा, सो मैं मैं जो बात कर रहा हूं वो ऐसे एक्सीडेंट की बात कर रहा हूं जो बहुत भयानक रहे हो, जिनको जिनको देखकर आज भी, जिनके बारे में सोचकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ऐसा बता सकते हो, कोई शेयर करेगा अपना एक्सपीरियंस? ऐसा नहीं है, थैंक गॉड ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो हम भी नहीं होते। सो गाइज, ऐसा कितनी बार हुआ है, सुनो मेरी बात को, जैसे मान लो एक्सीडेंट होता है कहीं पर, तो बहुत रश एक्सीडेंट हुआ है और वहां पर कुछ मिस हैपनिंग हो गई ऑन द स्पॉट, कुछ डेड बॉडीज भी पड़ी हुई हैं, तो थोड़ी देर के लिए पुलिस वाले क्या करते हैं, रोड को ब्लॉक कर देते हैं और रूट को डाइवर्ट कर देते हैं। भैया आगे एक्सीडेंट हुआ है, अभी वहां डेड बॉडीज वगैरह रोड पे पड़ी हैं, आप थोड़ा सा इधर होके जाओ, डाइवर्ट किया हुआ है रूट को। अब मान लो सपोज करो कोई बच्चा है जो थोड़ा पागल किस्म का है, वो कह रहा है पुलिस वाले से जिद रहा है, नहीं मैं तो इधर से ही जाऊंगा, कर लो जो करना है, मेरे को देखना है एक्सीडेंट कैसे हुआ है। तो पुलिस वाले जाने नहीं देते। बोलो हाँ है ना, सही बोल रहा हूँ? ऐसा किसी ने ऐसा तो फेस किया होगा कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से रोड को डाइवर्ट कर दिया हो, जब तक कि रोड क्लियर नहीं हो जाता। तो गाइज अगर सपोज करो वो बंदा पुलिस वाला है, तब तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी और आप डाइवर्जन होकर चले जाओगे। लेकिन अगर कोई कॉमन मैन आपको ऐसे बोल रहा है भैया आगे रास्ता बंद है,
इधर से जाओ, तो आप उसकी बात मान लोगे? ऐसे बोले तू कौन होता है भाई, भाई तेरे को क्या पावर है, जाएंगे हम तो इधर से ही, हमारा घर आता ही इधर से है, तू जा डाइवर्जन से, हमारा घर तो आता ही इधर से, हम तो जाएंगे इधर से, रोज जाते हैं हम तो इधर से। सो लॉजिकली क्या है, ये जो इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड है ये कब फॉलो किया जाता है, जब कोई उस इंसिडेंट से रिलेटेड पर्सन हमें आकर बोलता है कि आप वहां से नहीं जा सकते हो, तब हम उसकी बात को फॉलो करते हैं। तो इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड में कोई ऑथराइज्ड पर्सन, चलो सपोज करो, अभी मान लो सपोज करो, एक सेकंड के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। वर्षा मैम है, क्या नाम है इन मैम का, वर्षा ही नाम है, वर्षा मैम तुम्हें आके ऐसे बोले बेटा आज कोई रीजन से आपकी जल्दी छुट्टी है, जाओ, तुम चले जाओगे? नहीं, कौन बोला नहीं जाओगे? और एक मान लो सपोज करो नीचे कोई बंदा मिठाई खा रहा है, उस कोई भी अननोन पर्सन है, हम जानते ही नहीं उसको, ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूँ, वो सडनली गेट खोले और वो गेट खोल के ऐसे बोले बेटा आज आपकी छुट्टी है, जाओ, तुम पहले तो उसको ऊपर से नीचे तक देखोगे, भाई तू है कौन, तुम ये जज करोगे कि ये भाई जाना पहचाना है या नहीं है। मैं भी उसको एक बार कहूंगा बेटा अंदर आओ, अंदर आओ, एक बार अंदर आओ, मैं पूछूंगा उससे तुम्हारा बायोडेटा क्या है, कौन सी क्लास से हो, कैसे ऐसे कैसे, बोलो हाँ या ना। क्या वर्षा मैम से भी हम इतना उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, तुम कौन हो, तुम कैसे कह सकती हो, ये वो, नहीं ना। क्यों? वो ऑथराइज्ड है, जानते हो ना तुम, कि वो उस सीट पे बैठती हैं, उनके पास इतने राइट्स है कि वो आपको रोक भी सकती है और आपको भेज भी सकती है। तो जब कोई ऑथराइज्ड पर्सन आकर हमें कोई बात कहता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। अच्छा, रेल एक्सीडेंट हो या कोई से भी एक्सीडेंट हो, इनमें जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो इसी टाइप का एग्जांपल है। देखो यहां लिखा हुआ है, if there are some practical problems in reaching the respondents directly, as in the case of a rail accident, then we may take resource for conducting indirect interview। जब मैं वहां पहुंच नहीं पा रहा हूं, जरूरी तो नहीं है हर इंफॉर्मेशन तुम्हें देने डायरेक्टर सर ही आएंगे, कोई डायरेक्टर सर का अपॉइंटेड बंदा आकर भी आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, और उसमें जो डेटा कलेक्शन होता है दैट इज एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। ठीक है, चलो तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है टेलीफोनिक। अच्छा, एक मूवी है शायद, ऐतराज, ऐतराज मूवी देखी किसी ने? ऐतराज, ऐतराज मूवी देखी? ऐतराज अक्षय है उसके अंदर, अक्षय, करीना और प्रियंका चोपड़ा। उस मूवी में एक फोन के अंदर एक डिफेक्ट बताया गया था कि हम फोन मिलाते किसी को हैं और लग किसी और को जाता है। हम फोन मिला रहे हैं तो एक्चुअली में कॉल बाउंस होके किसी और को चला जाता है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने कुछ सालों पहले बहुत ज्यादा फेस भी की थी। मैं मिला किसी को रहा हूं और अचानक लग किसी और को जाता है, आवाज भी आती है, फिर फोन काटना पड़ता है। ऐसा कई बार हो जाता है। तो गाइस मेरी बात सुनना, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड में मैं ये बताना चाहता हूं, हम कॉल करते हैं, हमारे डायल लिस्ट में किसी का नाम है, हमने उसको कॉल मिलाया, कॉल उसको लगा, सुन रहे हो आप मेरी बात को, मैंने कॉल मिलाया, कॉल उसको लगा, तो जो कॉल लगा तो वही बंदा बोल रहा है या कोई और बोल रहा होता है? और बोल रहा होता है। जैसे मान लो सपोज करो मैंने तनिष्क को फोन लगाया और मंडे उधर से बोले हाँ भाई क्या हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। अरे वो रेयर केसेस में होता है, पूरे दिन भर यही थोड़ी चलता रहता है। सो गाइज मैंने फोन मिलाया, सीता को मिल गया गीता को, ऐसा नहीं होता ना। सीता को मिलाया तो सीता से ही बात होगी। तो इस टाइम हम दोनों कनेक्ट हो गए फोन के थ्रू, और जो डेटा कलेक्शन होगा वो कैसा होगा? प्राइमरी। अच्छा, टेलीफोनिक मेथड के लिए जो क्वेश्चन बनता है वो सुन लो। सबसे चीपेस्ट और सबसे फास्टेस्ट वे है डेटा कलेक्शन करने का। अगर आपके फोन में मान लो बैलेंस है
तो आप अभी बैठे बैठे अमेरिका से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। समझ रहे हो? बस आईएसडी कॉलिंग ही तो होगी, पैसे होने चाहिए आपके फोन में। अभी अमेरिका में क्या चल रहा है अभी पता चल जाएगा, आपके किसी रिलेटिव को फोन कर लो, वो सब कुछ बता देगा। तो अमेरिका जो मोस्ट, जैसे कितनी भी डिस्टेंस हो, बहुत दूर है, लेकिन वहां से भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं सबसे फास्टेस्ट और सबसे चीपेस्ट वे में। और वो मेथड कौन सा होगा? टेलीफोनिक। ये आ गया इंटरव्यू मेथड। दूसरे मेथड की बात करें, मेड क्वेश्चनरी मेथड। मेल जानते हो? मेल बाय पोस्ट, ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड मेड क्वेश्चनरी मेथड। मेड क्वेश्चनरी मेथड पे क्या क्वेश्चन बनता है? ये वाइडेस्ट एरिया को कवर करता है। कौन से एरिया को? वाइडेस्ट। आज एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, जैसे जब आप सीएमए इंस्टीट्यूट में एनरोल करोगे, तो जैसे सीए वाले बच्चों को तो एक सीआरओ नंबर मिलता है, तुम्हें क्या मिलता है? रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ बोलते हैं उसको, एनएफ। हाँ, जो भी एक नंबर आपका, एक पर्टिकुलर एक नंबर रहेगा आपका, क्या रहेगा? एक नंबर अलॉट होगा। तो मान लो सब, आजकल तो खैर बहुत फास्ट वे हो गया कि आपका एक ईमेल रजिस्टर करना पड़ता है, मोबाइल नंबर आपको वहां देना पड़ता है। इन दोनों चीजों पर वो आपको वो चीज प्रोवाइड करवा देंगे। मान लो स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, तो आप दुनिया के किसी भी कोने का एड्रेस पिन कोड डाल दो, जो सीएमए इंस्टीट्यूट है आपका स्टडी मटेरियल वहां पर पहुंचा देगा। चाहे दुनिया के किसी कोने में, जहां पर लाइट भी नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हो, लेकिन वहां कोई ना कोई पोस्टमैन आपको वो स्टडी मटेरियल पहुंचा के आएगा। तो ये क्या हुआ? मेड क्वेश्चनरी जो मेथड है वो वाइडेस्ट एरिया को कवर करता है। कौन से एरिया को कवर करता है? वाइडेस्ट। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम नॉन रेस्पॉन्स जो आता है वो भी इसी मेथड में आता है। अब ये क्यों कहा मैंने? क्योंकि आज भी इंडिया में इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। तो हर कोई, अच्छा आज एक रिक्शा चलाने वाला स्मार्टफोन रखता है, वो फोन चला सकता है, सुन सकता है, बात भी कर सकता है, लेकिन वो कई बार ऐसे देखा होगा आपने, अक्सर कोई रिक्शे वाला है वो आपसे पूछता है, भैया देखना यार ये क्या मैसेज आया हुआ है, तो उसको वो समझ में नहीं आ रहा वो मैसेज क्या लिखा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को? वो आपसे कोई मोबाइल का फंक्शन, कोई काम करवाने के लिए आपसे पूछता है, यार भैया इसमें ये लिख के भेज दो, इसमें ये नाम ढूंढ दो क्या है। तो उसको मोबाइल चलाना, नंबर मिलाना, रिसीव करना, ये सब तो आता है, लेकिन उसको मैसेज करना नहीं आता। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नॉन रेस्पॉन्स जिस मेथड में आता है वो यही है। कौन सा? मेड क्वेश्चनरी मेथड। तो इसकी दो खासियत है, वाइडेस्ट एरिया को तो कवर करता ही करता है, बट सबसे ज्यादा मैक्सिमम नॉन रेस्पॉन्स भी इसी मेथड में आता है। आगे बात समझ में? टेलीफोनिक के लिए दो क्वेश्चन, एक तो क्विकेस्ट है और चीपेस्ट है। समझ रहे हो? क्विकेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड कौन सा है? टेलीफोनिक। अब आ जाओ ऑब्जर्वेशन मेथड। एक बात बताओ, सपोज करो यहाँ पे तुम बेसिकली चार टीचर्स को जानते हो, एक लो वाली मैडम, एक इको वाली मैडम, एक अकाउंट्स वाले सर, और एक मैं। हम चारों से रेगुलर आपकी डीलिंग होती है। कुछ यहाँ इंटर की अलग फैकल्टीज भी आती है, जानते हो? इंटर के टीचर्स भी आते हैं यहाँ पर, इंटर पढ़ाने वाले। एक बात बताओ, इंटर पढ़ाने वाले टीचर्स आकर तुम्हारे बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? वो बता देंगे ये लड़की सबसे इंटेलिजेंट है, ये लड़का सबसे कमजोर है, ऐसा बता सकते हैं क्या? नहीं। वो ही बता सकता है जिसने आप लोगों के साथ 2-3 महीने बिताए हैं। यानी हम चार टीचर देख के ही बता देंगे कि इस बच्चे का क्या चल रहा है, और बाहर वाले नहीं बता पाएंगे। बिकॉज हमने क्या किया है, 4 महीने तक आप लोगों पे ऑब्जर्वेशन किया है। तो ऑब्जर्वेशन से जो डेटा कलेक्ट होता है वो कैसा होता है? प्राइमरी। कोई बाहर वाला आकर नहीं बता सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऑब्जर्वेशन मेथड में जो डेटा कलेक्ट होता है वो कैसा होता है? प्राइमरी। अब क्वेश्चनरीज फीड एंड सेंट बाय एन्यूमरेटर्स। जैसे मान लो ये जो डोर टू डोर डेटा कलेक्शन होता है, जिसको अपन सेंसस बोल देते हैं, इससे भी जो डेटा कलेक्शन होता है वो किस टाइप का होता है? प्राइमरी। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है क्या? अब आ जाओ एक बार,
यस, पहले 4 क्वेश्चन फटाफट जल्दी से, बोलना किसी को भी नहीं है, आंसर लिख लो अपनी अपनी कॉपी में चारों क्वेश्चन के, ABCD ऑप्शन। फर्स्ट का आंसर सी, सेकंड का आंसर कौन सा, बी, थर्ड का आंसर डी, ऑल ऑफ दीज, फोर्थ का आंसर स्टैटिक्स इज कंसर्न्ड विद बी, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। वैसे तो कंसर्ट किससे रखती है, क्वांटिटेटिव से, बट क्वालिटी को भी अपन क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। बी, फोर्थ में क्या आएगा, बी। अब आ जाओ आगे, ये एक वर्ड आने वाला है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। क्या मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक। अब सुनो मेरी बात को, एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। मैं यहां बात कर रहा हूं डेटा से रिलेटेड, जो अपना चल रहा था टॉपिक उसी से रिलेटेड। डेटा दो तरह का होता है, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। एक तो होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट वो होता है जिसमें उतार चढ़ाव हुआ है, फ्लक्चुएशन है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन जिसमें है, जो कम ज्यादा हो रहा है वो है डिस्क्रीट। लाइक शेयर मार्केट, बताओ शेयर मार्केट फ्लक्चुएट करता है क्या, इनकम ऑफ ए पर्सन फ्लक्चुएट करती है क्या, कम ज्यादा होती रहती है इनकम। लेकिन बताओ एज किस तरह का डेटा है, कंटिन्यूअस। कभी कम हुई है, आप 22 के होके फिर 18 के हो गए, फिर 15 के हो गए, अचानक 30 के हो गए, ऐसा कभी नहीं होता ना। डे बाय डे आपकी एज जो है वो इंक्रीज करती रहती है। तो एज ऑफ ए पर्सन इज एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, ड्रिंकिंग हैबिट क्या है, ड्रिंकिंग हैबिट, ये एक तरह की क्वालिटी है या क्वांटिटी है, क्वालिटी। ये एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है। बताओ, तुम में से कई लोग पीते हैं मुझे पता है, लेकिन क्या देखकर पता लगा सकते हैं। चाय की बात कर रहा हूं, तुम क्या सोच रहे हो, सीधे वहीं पहुंच गए। तुम में से कई सारे लोग पीते हैं, बट क्या तुम्हारी आईज देख के पता लगाया जा सकता है कि हाँ भाई ये पी रखा है। चाय बोल रहा हूं मैं तो इतनी देर से। सो गाइस, इस चीज का पता लगाना बहुत मुश्किल है। ये जिसको हम पता नहीं लगा सकते वो क्वालिटी है, तो वो अपने आप में एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, कितने लोग, सपोज करो मैं बात करूं, एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं, जैसे नेशनैलिटी, ये क्या है अपने आप में। 5 जने खड़े हैं, अलग अलग कंट्री से खड़े हैं, क्या देखकर पता लगा सकते हैं क्या नेशनैलिटी, नहीं ना। तो नेशनैलिटी अपने आप में एक एट्रीब्यूट है, अपने आप में एक कैरेक्टरिस्टिक है। कोई इंडियन होकर तुम में से हो सकता है देश के लिए अच्छा नहीं सोचता हो, उसके मन ही मन में चल रहा हो मुझे आतंकवादी बनना है, हो सकता है कुछ भी। तो दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक। चलो अगले क्वेश्चंस पर अप्रोच करो। कोई बात नहीं, तो ये आ रहे हैं ना बेटा, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है जो करा रहा हूं सब कुछ। मैं भेजूंगा ये शीट, डोंट वरी।
हो गए सारे? जो अभी बात की वही सारे क्वेश्चन है लगभग। चलो बता देंगे, एक बार क्वेश्चन देख लो, सब बताएंगे, डोंट वेरी। मैंने चैप्टर पढ़ाने से पहले ऐसे बोला था कि चैप्टर को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि सब यहीं क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कितने लोगों ने अपनी स्कूलिंग लाइफ में, अच्छा जब स्कूल में होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं हम, तो वहां पर हमारा हाइट वेट इन सब का भी मेजरमेंट किया जाता है, देखा किसी ने? तो हाइट मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर एक स्केल लगा होता है दीवार पर, टीचर बुलाते हैं, खड़ा करते हैं और एक स्केल होती है उनके हाथ में, उससे इस तरीके से सर को ऐसे लगा के मेजर करते हैं, देखा है क्या? ऐसे सही बोल रहा हूँ मैं? ऐसे पक्का? तो वो ही है क्वेश्चन नंबर 12, वो ही बोलना चाह रहा है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। पर्सनल एक ही है, कौन से में? 16 में इनडायरेक्ट आंसर है ना उसका। नहीं, वो जब आंसर में दोनों आएंगे तब नहीं होगा, इसका आंसर तो है ही इनडायरेक्ट। 19 अभी करवाया नहीं। हो गए? चलो, तो ये 18 क्वेश्चन जो अब तक पढ़ाया उस पर बेस्ड थे 18। अब वापस आ जाओ, जो फिर से आगे बढ़ूंगा मैं। यस, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, कि सेकेंडरी डेटा के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। तो ये 4 सोर्सेज आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले आता है इंटरनेशनल सोर्सेज, फिर आता है नेशनल सोर्सेज जिनको आप गवर्नमेंट सोर्सेज भी बोल सकते हो, फिर आता है प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट, और सबसे लास्ट आता है अनपब्लिश्ड सोर्सेज। 4 कैटेगरी आपके सामने। मैं सबसे पहले चारों की एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, जो जो मैं बात बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात कर रहा हूं इंटरनेशनल सोर्सेज की। WHO का नाम सुना है किसी ने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी कोविड के टाइम पे ये WHO बहुत फेमस हुआ, कोविड वाले केस में। हालांकि हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन फिर भी कोविड के टाइम पे इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऐसी कोई डिजीज आती है ना, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी WHO की है, समझ रहे हो? तो जैसे हमारे यहाँ जो 2 वैक्सीन बनी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, नाम सुना है? इन दोनों को भी अप्रूवल WHO से ही मिला। जब इनको अप्रूवल मिला, उसके बाद ही ऑथेंटिकेट हुआ कि आप ये डोज पब्लिकली दे सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? सो गाइज, ये WHO है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये काम कैसे करता है, क्या काम करता है? इसका काम होता है पूरे वर्ल्ड में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व आउट करना, रिजॉल्व करना। कह रहे हैं चीन को भी इसने आड़े हाथों लिया कि तुमने ये शुरू किया है। हम सुनते हैं ना ये सब, कि ये कोविड जो कोरोना वायरस आया, ये कहां से आया? चीन ने स्टार्ट किया, चीन इसको लेकर आया। समझ रहे हो मेरी बात को? सो गाइज, व्हाट आई वांट टू से, कि WHO काम कैसे करता है। अच्छा, किस किस के घर पे आया था WHO? नहीं आता ना किसी के घर पे। ये जाता है, इनके पास जो डेटा कलेक्ट होता है वो
हॉस्पिटल्स से होता है। ये लोग हॉस्पिटल से डेटा कलेक्ट करते हैं और हॉस्पिटल के पास डेटा जो आता है वो प्राइमरी है, और हॉस्पिटल से डब्ल्यूएचओ के पास जो डेटा गया वो क्या है, सेकेंडरी। बोलो हाँ या ना। हमारे घर पे कभी डब्ल्यूएचओ नहीं आएगा, डब्ल्यूएचओ जाएगा हॉस्पिटल्स के पास, वहां से डेटा लेगा, और हॉस्पिटल्स के पास जो डेटा आया वो क्या है, प्राइमरी। अच्छा, कितने लोगों ने डब्ल्यूबीओ सुना हुआ है, डब्ल्यूबीओ, वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूबीओ सुना है? इसका नाम सबने सुना है? अच्छा, कितने लोगों ने सुना है भारत पर कर्जा है? सुना है भारत पे कर्जा है? मेरे दादाजी ने ही दिया है वो। ये भी सुना है? तो वो किसी के भी दादाजी ने नहीं दिया, वो वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन देता है। हर कंट्री को अगर कुछ पैसा चाहिए होता है तो उसकी गुडविल बिहाफ पर डब्ल्यूबीओ पैसा देता है। अब एक बच्चा कह रहा है सर डब्ल्यूबीओ से क्या जरूरत है, ये अपना आरबीआई तो ये रहा, अपने नोट छापने की मशीन ये रही, तो अपन डब्ल्यूबीओ के पास क्यों जा रहे हैं? नहीं भैया, ऐसे तो कोई भी छापता ही रहेगा, दिन रात छापता रहेगा। लेकिन तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे ना कि पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि आप कितनी जो है वो अपनी इकोनॉमिक जनरेट कर सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? सो गाइज, हमें परमिशन, हमें लोन की रिक्वायरमेंट होती है डब्ल्यूबीओ से, हम डब्ल्यूबीओ से लेते हैं लोन। सही बोल रहा हूं? तो हम सब के अकाउंट किसी न किसी बैंक में होंगे, किसी का एक्स बैंक में है, किसी का वाई में है, किसी का जेड में है, किसी का एबीसी में है। लेकिन बच्चों ये तय है कि वो सारा का सारा डेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अच्छा, तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिजर्व बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है? बस सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करते हो? कभी गए तुम लोग? जाके तो देखते, एक बार खड़े हो जाते वहां जाके, वो पूछते गार्ड तुमसे क्यों आए हो, कह देते हम अकाउंट ओपन करवाने आए। करो, लिखा है बैंक के तो इसका काम होगा अकाउंट ओपन करने का। तुम लोगों ने बस किताब में पढ़ा कि आरबीआई इज ए बैंकर्स बैंक, बस वहीं पे तुम लोग शांत हो गए कि नहीं मेरा खुद का अकाउंट चल रहा है उसके अंदर। अब मानते भी तो नहीं हो तुम लोग। अरे मेरा खुद का लिटरली अकाउंट चल रहा है। कितना प्राउड फील होता है जब ऐसे बोलता हूं तो मैं, मेरा खुद का सिर्फ इकलौता मेरा अकाउंट चलता है उसके अंदर बस, क्योंकि मैंने हिम्मत दिखाई और मैं गया वहां पर ओपन करवाने। तुम लोग बस किताबों में पढ़ लिए और गए नहीं आज तक, तो कैसे वो तुम्हारे घर थोड़ी आएंगे कि लो हम अकाउंट खोलने आए हैं, आ जाओ। सो गाइज लॉजिकली क्या है, आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, उसका काम है बैंकों के अकाउंट खोलना। ये कोई बैंक खोलना चाह रही है लड़की, ऐसे बोल रही है मुझे परमिशन दो मैं बैंक खोलना चाह रही हूँ, ये भाई कुछ फाइनेंस कंपनी खोलना चाह रहा है, तो बैंक इन सबको परमिशन देता है, इनकी गुडविल चेक करता है कि ऐसा तो नहीं पब्लिक का पैसा खा के भाग जाएंगे, इनकी गुडविल चेक करता है, सिक्योरिटीज रखता है, और इसके बाद इनको परमिशन देता है आप बैंक खोल सकते हो। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक। तो आपने जिस भी बैंक में अकाउंट खुलवा रखा हो, बट आरबीआई के पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, और वो कैसा डेटा है, सेकेंडरी। क्योंकि आपने जिस बैंक में अकाउंट खुलाया वहां प्राइमरी, वहां से आरबीआई ने जो डेटा मांगा दैट इज सेकेंडरी। बोलो हाँ या ना। तो बेटा इंटरनेशनल सोर्सेज ये हो सकते हैं, नेशनल सोर्सेज में मैं बात कर रहा था, सुनो ध्यान से, सीबीएसई का नाम सुना है क्या तुम में से? कई सारे सीबीएसई बोर्ड से होंगे तुम में से। तो सीबीएसई आपका स्कूल जयपुर में रहा, किसी अदर स्टेट में रहा, लेकिन दिल्ली में जो सीबीएसई का हेड ऑफिस है वहां पर आपका डेटा चला गया। आरबीएससी में कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहा हो, लेकिन उसका डेटा अजमेर में आरबीएससी के हेड ऑफिस के पास है, दैट इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डेटा। आपने कहीं पर भी अपना स्कूल में एडमिशन लिया हो, लेकिन आपका डेटा हेड ऑफिस के पास है, दैट इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डेटा। प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट सोर्सेज देखो, एनसीईआरटी हुआ, आईसीआर हुआ, आईएसआई हुआ, इनके पास जो डेटा होता है
दैट इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डेटा। न्यूज़पेपर वालों के पास डेटा होता है, न्यूज़पेपर वालों के पास जो डेटा होता है दैट इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डेटा। आजकल हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो वो क्या है, अनपब्लिश्ड सोर्सेज हैं जहां पर जिनके पास डेटा होता है, और वो पता नहीं कहां से अपना फोन नंबर, जैसे आपने ऑनलाइन कहीं पर भी अपना फोन नंबर डाला होगा, वहां से उन्होंने वो चुराया होगा और आपको मैसेजेस कर रहे हैं। दैट इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डेटा। समझ में आया? ये सारे सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज हैं। अब बात कर रहा हूं स्क्रूटनी ऑफ डेटा। स्क्रूटनी ऑफ डेटा क्या होता है? एक बात बताओ, जिस दिन डे 1 में आया था उसी दिन मैं बता सकता था क्या कि आप में से कौन कितने पानी में? डे 1 किसी के बारे में कोई जजमेंट नहीं करना चाहिए, इसीलिए बनाए नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर पेज। सो हम इनिशियल स्टेज में किसी के बारे में कुछ मेंटलिटी नहीं बना सकते हैं, कोई जजमेंट नहीं ले सकते हैं। स्क्रूटनी का मतलब होता है मैंने डीप नॉलेज लिया है, आप लोगों पे डीप ऑब्जर्वेशन किया है, उसके बाद मैं जजमेंट ले सकता हूं। बोलो हाँ या ना? तो स्क्रूटनी का मतलब होता है डीप ऑब्जर्वेशन। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? डीप ऑब्जर्वेशन, डीप एनालिसिस। तो दैट इज कॉल्ड स्क्रूटनी ऑफ डेटा। अब आ जाओ आगे, ये स्क्रूटनी हो गया। अब आ जाओ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन का मतलब है आपने डेटा इकट्ठा तो कर लिया, अब उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, दुनिया के सामने लाओगे कैसे? तो पहले तो डेटा का क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है वो देखो, 4 टाइप से डेटा को क्लासिफाइड किया हुआ है, वो चारों टाइप ये रहा। इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके नाम से ही क्वेश्चन पुटअप होता है। देखो सबसे पहला क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा। क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा जो टाइम पे डिपेंडेंट होता है, जो टाइम से रिलेटेड होता है, ऐसे डेटा को अपन बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा। जस्ट फॉर एग्जांपल 8 से 9 आपकी ये सब्जेक्ट की क्लास होगी, 9 से 10 ये वाली क्लास होगी, 10 से 11 ये वाली क्लास होगी और 11 से 12 ये वाली क्लास होगी। ये आपका शेड्यूल है, क्या है? टाइम शेड्यूल। दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज डेटा। ऐसा डेटा जिसमें टाइम इन्वॉल्व होता है उसे आप क्या बोलते हो? टाइम सीरीज डेटा। दूसरा, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। ज्योग्राफी मतलब जानते हो? ज्योग्राफी का मतलब हुआ जैसे वीट कहां पर ज्यादा है, कहां पर राइस ज्यादा ग्रो होता है, तो ऐसा डेटा अगर है दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल डेटा। फिर बात कर ली क्वालिटेटिव डेटा, जिसको ऑर्डिनल डाटा भी बोलते हैं, जो क्वालिटी पर बेस्ड होता है, क्वालिटी बता चुका हूं। और लास्ट क्वांटिटेटिव, जिसको बोलते हैं कार्डिनल डेटा। तो डेटा का क्लासिफिकेशन 4 टाइप से किया हुआ है, याद रखना। इन चारों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अदर नाम कि ऑर्डिनल डेटा या क्रोनोलॉजिकल डेटा कौन सा होगा, कार्डिनल कौन सा होगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, इन पर भी क्वेश्चन बनेगा। अब आ जाओ आगे, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी जो डेटा है उसके प्रेजेंटेशन के क्या क्या मोड्स हैं। तो 3 मोड्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, दूसरा है टेबुलर और तीसरा है डायग्रामेट्रिक। सबसे पहली बात करूंगा टेक्सुअल की। बच्चों बहुत ध्यान से सुना, टेक्सुअल। अच्छा मुझे ये बताओ, 10th क्लास में आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ्स था। चलो एक और छोटी सी बात, आज की क्लास कितने लोगों को बोरिंग लग रही है? बोरिंग लग रही है? हाँ हाँ, लिटरली आई एम विद यू। जिनको बोरिंग लग रही है आज की क्लास, उधर देखो बहुत सारों के हाथ आ गए, ऑनलाइन में बहुत सारों के हाथ आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलो सो गाइज, वजह है ना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एसएसटी पढ़ा रहा हूं। कोई फॉर्मूला आया ही नहीं अभी तक, मैंने कुछ लिखा ही नहीं अभी तक। सो गाइज, दैट इज कॉल्ड एसएसटी,
सोशल स्टडीज। तो ये आज जो क्लास चल रही है वो थ्योरेटिकल क्लास है, और एसएसटी सब्जेक्ट भी अपने आप में क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है। मैं साइंस बैकग्राउंड से रहा तो मैं खुद बता रहा हूं, मुझे सबसे ज्यादा रोज आता था एसएसटी की क्लास में। मतलब वो तो गनीमत थी कि वो पहली क्लास होती थी, फर्स्ट। अगर वो बीच में होती, लंच पीरियड के बाद होती, तो मैं डेफिनेटली उस क्लास में सोता। लेकिन वो मैडम जो हमें पढ़ाने आती थी वो बहुत भयानक थी, तो कभी नींद नहीं आ पाई। और फिर वो मैडम के पनिशमेंट के तरीके इतने इतने ऐसे थे कि रोंगटे खड़े हो जाते थे हमारे, तो इसलिए वो क्लास और ज्यादा भयानक थी हमारे लिए। तो वो दर्द मैं शेयर नहीं कर सकता आप लोगों से। सो एसएसटी सब्जेक्ट क्यों बोरिंग था? क्योंकि वहां पर मैम क्या करती थी, खड़े हो जाओ, रीडिंग लगाओ। फिर जैसे उस लड़की ने उबासी ली, मैम की नजर थी उस पे, तुम खड़ी हो जाओ, खड़ी हो, कहां से पढ़ रही है बताओ। अब जैसे उसने उबासी ली, उसका ध्यान आउट हो गया था, और मैडम को पता था क्लास को एंटरटेनमेंट करने के लिए अब उसको बकरा बनाना है, बस। और मैम शुरू हो गई बस। वहीं पे मैम ने 15 मिनट लेक्चर देके अपना टाइम पास कर दिया, और फिर कह दिया नहीं पढ़ाऊंगी मैं, तुम खुद से पढ़ लाना। ये शुरू में ही बोल देती। उसके लिए उस बेचारे को पनिश करने की, इतना सब लेक्चर देने की कहाँ जरूरत थी? हमें तो पता था तुम्हारा मन नहीं है पढ़ाने का, तुम यही कहने वाले हो घर से पढ़ लाना। सो गाइज, आज हम ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, आज हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। दैट्स द रीजन कि तुम्हें बोरिंग फील होगा ही होगा। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बोलूंगा भी नहीं तुम्हें कि बेटा मत बोरिंग फील करो, होगा। तो एसएसटी सब्जेक्ट में क्या होता था, पैराग्राफ्स बने होते थे। कोई इंटरेस्ट, ये उससे लड़ा, उसके बाद ये आया, फिर उसने उससे लड़ाई की, फिर ये जीता, वो भागा, फिर दोबारा आया। अरे भाई ये क्या चल रहा है भाई? उसका बेटा ये था, उसका पोता ये था, उसका बाप ये था। अरे भाई मुझे क्या मतलब है भाई, समझ रहे हो? तो गाइज, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन में एसएसटी सब्जेक्ट जैसी फीलिंग आती है। इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ्स बनाकर प्रेजेंट किया हुआ होता है। तो कोई भी स्टैटिस्टिशियन इस मेथड को कभी फॉलो नहीं करता। अगर आपसे पूछा जाए विच मेथड इज द मोस्ट इररिलेवेंट वर्स्ट मेथड, देन यू से टेक्सुअल। सबसे बेकार प्रेजेंटेशन जो है वो टेक्सुअल है। क्यों? क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में गिवन होती है, दैट्स व्हाई। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अगर पूछा जाए बेस्ट प्रेजेंटेशन, तो नाम आएगा टेबुलर का। टेबुलर प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड बेस्ट मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। और अगर सबसे अट्रैक्टिव आपको पूछा जाए, सब लोग इधर आ जाओ एक बार। अभी ये वाली वॉल यहां खाली है, बोलो हाँ या ना, सही बोल रहा हूं मैं? अगर सोच के देखो, यहां पर सनी देओल का पोस्टर लगाओ, गदर का। बेटा मैंने सनी देओल ही बोला है। मान लो यहां पर सन्नी देओल का गदर 2 का सोच ही खराब है। भाई गणेश जी का पोस्टर। सो गाइज, डायग्राम्स आर मोस्ट अट्रैक्टिव। इसके लिए एक मूवी भी आई है, बेबीज डे आउट। अगर किसी ने एक हॉलीवुड मूवी देखी है बेबीज डे आउट, उसमें एक छोटा बच्चा रहता है, वो एक बुक देखता है, और उस बुक में जो जो होता है वो सब फॉलो करता है। और उस मूवी में कुछ उस बच्चे को किडनैप करने वाले किडनैपर्स होते हैं, वो उनको बढ़िया मजा चखाता है। तो उस मूवी में वो एक डायग्राम की बुक देखता है और उस बुक को फॉलो करता है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है। आप एक छोटे बच्चे को आपके ये सारे मॉड्यूल रख दो उसके सामने, वो देखेगा ही नहीं।
और एक पतली सी बुक रख दो जिसमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब बना हुआ होगा, वो उसको देखने लग जाएगा, क्योंकि उसके लिए ये सब कचरा है, इसमें कुछ उसको इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। समझ रहे हो? सो गाइज, डायग्राम्स या डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड। 3 नाम बोले, सबसे बेकार कौन सा है? टेक्सचुअल। सबसे अच्छा कौन सा है? टेबुलर। सबसे अट्रैक्टिव कौन सा है? बताओ, समझ में आ रहा है? यही 3 क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने बता दिया। ये सब जो मैंने बोला ना, ये इसके अंदर यही सब लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूं। अच्छा, टेबुलर, अब आ जाओ। टेबुलर क्या है? एक बार मैं टेबुलर के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं, इधर आओ। यस, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है? इंडेक्स नंबर से सबको दिख रहा है? ये अपने आप में एक टेबल है, दिख रहा है कि ये टेबल है? इस टेबल में आपको मैं 5 चीजें, जो टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है उसके टोटल 5 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 5। कुछ जगह 4 है, कुछ जगह 5 है। मैं पांचों पार्ट बता रहा हूं, जैसा ऑप्शन में गिवन हो आपको उसको फॉलो करना है। अब सुनो मेरी बात, कि कौन कौन से पार्ट होते हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, एक एक करके देखना बच्चों। सबसे अपर पार्ट जो होता है, सबसे एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज कॉल्ड कैप्शन। CAPTION, कैप्शन। अपर पार्ट ऑफ द टेबल, एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, ये वाला यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है वो क्या होता है? कैप्शन होता है आपका। बोलो हाँ या ना? कैप्शन। उसके बाद एक पार्ट का नाम है बॉक्स हेड। कैप्शन और बॉक्स हेड में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, बॉक्स हेड में मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स भी आती है। मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स का मतलब प्राइस रुपीज में गिवन है, ये नंबर ऑफ आइटम गिवन है, ये रुपीज में गिवन है। तो ये अलग से जिसमें मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स काउंट होती है वो क्या है? बॉक्स हेड। कैप्शन भी बॉक्स हेड में इंक्लूड होता है, केवल डिफरेंस ये है कैप्शन में मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स नहीं आती है। याद रखना ये जो बात बता रहा हूं मैं, दोनों में डिफरेंस किसका है? मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स का, बस ये नहीं आते। बाकी कॉलम, सब कॉलम, सब कुछ आता है कैप्शन में भी और बॉक्स हेड में भी। कैप्शन में ये इंक्लूड नहीं होता, बॉक्स हेड में मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स भी इंक्लूड होता है। एक चीज, एक पार्ट का नाम है स्टब, STUB, स्टब। जो लेफ्ट पार्ट होता है ना टेबल का, लेफ्ट पार्ट, सबसे लेफ्ट पार्ट जो रो के बारे में बताता है कितनी रोज हैं, उसको आप क्या बोलते हो? स्टब। 3 पार्ट बता दिए, कैप्शन, बॉक्स हेड और स्टब। कैप्शन, upper part of the table, entire upper part of the table which include title, column, sub column, everything. Box head includes entire upper part of the table, caption, column, sub column and measurement of units. Stub, right part of the table which describe about rows, जो कितनी रो बनी हुई है? 4। इन 4 रो के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो क्या है? स्टब। अब एक सबसे मेन पार्ट होता है ये, बताओ इस टेबल का सबसे मेन पार्ट यही है क्या? जहां पे डेटा स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? बॉडी।
BODY बॉडी। और एक, जब भी अखबार में कोई ऐड आता है तो तुमने देखा उस पर स्टार लिखा होता है। जैसे कोई चीज की प्राइस आती है, मान लो आज एप्पल आईफोन मिल रहा है 1 रुपए में, और उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, ऐसे देखा है क्या आपने? ऐसा हिडन चार्जेस, कंडीशन अप्लाइड, ये देखा है क्या स्टार? तो ये जो स्टार वगैरह यहाँ नीचे लिखे होते हैं वो सब आते हैं फुट नोट में। किसमें? फुट नोट। तो टेबल के टोटल 5 पार्ट हो गए, कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब, बॉडी और फुट नोट। फुट नोट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द टेबल। ये फुट नोट किसके बारे में? हिडन ट्रेंड्स, कोई जो भी चीजें छुपी हुई है, सिंबल्स, इन सब की इंफॉर्मेशन कौन देता है? फुट नोट। फटाफट जल्दी से ये बना लो। ये पांचों से 5-6 क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने बताया है। इन पांचों से एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन बनेंगे जो मैं बता रहा हूं। क्या चीज? तो वही तो पढ़ा रहा हूँ, जो गिवन होगा वही पढ़ाऊंगा। ठीक है। चलो हो गया क्या बच्चों? यस, तीसरे पे आ जाओ। डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डायग्राम्स 3 टाइप के हैं हमारे सिलेबस में। कितने टाइप्स के हैं? 3। लाइन डायग्राम, ये नाम तुमने सुना था क्या? तुम्हारे सिलेबस में आया हुआ नाम है हिस्टोग्राम। जब मैं आपको मीन, मीडियन और मोड पढ़ा रहा था तब ये नाम आया था हिस्टोग्राम। आप लोगों ने पूछा भी था सर ये क्या होता है,
तो मैंने कहा था इस चैप्टर से रिलेवेंट नहीं है, दूसरे चैप्टर से है, जब आएगा जब बताऊंगा। तो लाइन डायग्राम और हिस्टोग्राम, सेकंड बार डायग्राम और तीसरा पाई चार्ट। ठीक है, ये तीन तरह के डायग्राम होते हैं। और अच्छी बात ये है मैं तीनों को क्रिकेट मैच के एग्जांपल से बताऊंगा। कितने लोगों ने टीवी पर क्रिकेट मैच देखा है, कभी न कभी लाइफ में टीवी पर क्रिकेट मैच देखा है? अच्छा, ऐसा कोई बच्चा जिसने कभी नहीं देखा, उसको मुश्किल होगी थोड़ी सी, इसलिए वो भी हाथ खड़ा कर दो, सर मैंने आज तक टीवी पे कभी क्रिकेट मैच नहीं देखा। ठीक है, गुड, एक बच्चा और है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा कौन से गोले से आए हो? देखा है, तो फिर हाथ काहे के लिए खड़ा कर रहे थे? खेला नहीं है? अच्छा, देखा है इसलिए हाथ कर रहे थे। यस, इधर आओ, सब लोग इधर आ जाओ, ध्यान से देखो। क्रिकेट मैच में सबसे पहली बात कर रहा हूं मैं लाइन डायग्राम के बारे में। किसके बारे में? लाइन डायग्राम। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, क्रिकेट मैच में अक्सर तुमने जब कोई पहली टीम खेलती रहती है तो उसका स्कोर डिनोट करने के लिए एक ऐसी लाइन बनती है। बोलो हाँ या ना। बीच बीच में यहाँ बॉल्स भी बने होते हैं जो विकेट्स डाउन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। बोलो हाँ या ना। देखा है क्या? सच बोल रहा हूं, दैट इज कॉल्ड लाइन डायग्राम। ये जो लाइन डायग्राम होते हैं सिर्फ एक डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, सिर्फ एक ये मार्कर है, अभी एक डायरेक्शन बता रहा है इस तरफ। बोलो हाँ या ना। तो लाइन डायग्राम जो होते हैं वो वन डायमेंशनल होते हैं। कैसे होते हैं? वन डायमेंशनल, किसी एक डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल। बोलो हाँ या ना। ये तो है सिंपल लाइन डायग्राम जो अभी बोर्ड पे नजर आ रहा है, दैट इज एग्जांपल ऑफ सिंपल लाइन डायग्राम। किसका एग्जांपल है? सिंपल लाइन डायग्राम। एक और होता है मल्टीपल लाइन डायग्राम। जैसे मान लो पहली इनिंग खेल चुकी, अब दूसरी टीम जो खेल रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा है, हमारी लाइन ब्लू होगी, ऑस्ट्रेलिया की येलो होगी। बोलो हाँ या ना। पहली टीम खेल चुकी, अब ऑस्ट्रेलिया बाद में खेल रही है और बेकार खेल रही है, तो ऑस्ट्रेलिया की लाइन ऐसे नीचे नीचे आएगी। देखा है क्या ऐसा? दैट इज कॉल्ड मल्टीपल लाइन डायग्राम। ये मल्टीपल लाइन डायग्राम दो में कंपैरिजन करने के काम आती है। किसके काम आती है? कंपैरिजन। कैसे? जैसे मान लो ये पावर प्ले 5 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर, 5 ओवर में दोनों टीमों की पोजीशन देखनी है, किसने कितने रन बनाए। बोलो हाँ या ना। तो ये पहले वाला था सिंपल लाइन डायग्राम, दूसरे वाला था मल्टीपल लाइन डायग्राम। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है क्या? मल्टीपल लाइन डायग्राम को वी फॉलो टू कंपेयर, कंपेयर करने के लिए हम फॉलो करते हैं। बोलो इतना समझ में आ रहा है? चलो, एक और डायग्राम तुमने देखे होंगे, दैट इज कॉल्ड बार डायग्राम। उन्हें क्या बोलते हैं? बार डायग्राम। अक्सर T20 में आपने ऐसा देखा होगा, T20 मैचेस में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। बच्चों इधर आओ, T20 मैचेस में आपने क्या देखा होगा? ऐसे बिल्डिंग्स बनी होती है। बोलो हाँ या ना। दैट इज कॉल्ड बार डायग्राम, इनको बोलते हैं बार डायग्राम। क्या ये रेक्टेंगल बने हुए? क्या रेक्टेंगल? इसीलिए इनको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है। क्या होता है? एल इंटू बी, एल इंटू बी। तो इसलिए ये जो बार डायग्राम होते हैं इनको एरिया डायग्राम भी बोलते हैं, एरिया डायग्राम। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ये भी दो तरह के हो सकते हैं, बल्कि दो नहीं तीन तरह के हो सकते हैं। सिंपल बार डायग्राम, एक ये ऐसा और दूसरा ऐसा। देखा है क्या एसएसटी में? ऐसे एक ऐसा एक ऐसा।
ये दो अलग अलग टाइप के हो गए, दो में कंपैरिजन करने के लिए जो बनेंगे दैट इज कॉल्ड मल्टीपल बार डायग्राम। इनका यूज क्या होता है? कंपैरिजन करना। क्या यूज होता है? कंपैरिजन। पहला वाला तो था सिंपल बार डायग्राम, दूसरे वाला हो गया मल्टीपल बार डायग्राम। बोलो समझ में आ रहा है? तीसरा एक और होता है सब डिवाइडेड। एक सीरीज को दूसरी सीरीज से कंपेयर करना और इसमें अलग अलग हिस्से बना देना। देखा है एसएसटी में ऐसा? जिसमें एक ही बार के अलग अलग पार्ट किए हुए होते हैं, उसको बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। और सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स का जो यूज होता है वो यूज होता है कंपैरिजन करना, दोनों में कंपैरिजन करना और एक ही सीरीज के हिस्सों में कंपैरिजन करना। जैसे एक कॉलेज है, दो कॉलेज है, मान लो ये कॉलेज XYZ कॉलेज है और ये ABC कॉलेज है। इस XYZ कॉलेज में ध्यान से सुनो, ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं और ये साइंस वाले स्टूडेंट हैं। ये दूसरा कोई कॉलेज है जिसमें ये आर्ट्स वाले बच्चे हैं, ये कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और ये साइंस के स्टूडेंट हैं। क्या हम दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं? और एक ही कॉलेज के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भी कंपैरिजन किया जा सकता है। उसके लिए हम यूज करते हैं सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ये लाइन डायग्राम्स का ही पार्ट है। और इसके अलावा क्रिकेट मैच में तुमने एक चीज और देखी होगी, पाई चार्ट। ऐसे गोला बना हुआ होता है, यहाँ पिच बना हुआ होता है और यहां से ऐसे रन बनाए, ऐसे रन बनाए, ये सिक्स मारा, सिंगल, डबल, ऐसे ऐसे किस एरिया में कितने रन बनाए, ये या तो पूरी टीम का होता है या फिर एक प्लेयर का होता है। तो एक टीम, एक प्लेयर, एक नेशन, एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम्स बनते हैं उनको अपन बोलते हैं पाई चार्ट। कौन से चार्ट बोलते हैं? पाई चार्ट। इनका यूज होता है किसी एक के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड पाई चार्ट। और ये पाई चार्ट बनता कैसे है? ध्यान से सुनो, ये एक सर्किल से बनता है, ये इसका सेंटर होता है, ये इसके टोटल एंगल्स होते हैं 360 डिग्री। कितना होता है एंगल? 360 डिग्री। इसमें तुमने देखा होगा अक्सर, सुनो मेरी बात को, बेटा बातें मत करो, मान रहा हूं कि ओवर लिमिट हो रहा है लेकिन फिर भी ध्यान से देखो, ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, इसलिए इसको ध्यान से समझ लो। किसी एक पर्सन, एक सोसाइटी, एक नेशन, एक टीम, एक स्कूल, एक क्लास के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिसको फॉलो करते हैं वो है पाई चार्ट। मेरी तरफ भी देख लो यार, थोड़ी देर इधर भी देख लो, थोड़ी देर देख लो, 2 घंटे में कुछ तो देखो इधर, थोड़ी देर। अब इधर आओ, पाई चार्ट देखो इधर। पाई चार्ट में जो सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंट्रल एंगल होता है, वो 360 डिग्री के एंगल पे होता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल इसको कैसे यूज करते हैं, मान लो सपोज करो मेरे को यहां से जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 2000 रुपए पर मंथ। ये मेरी सैलरी है, यहां से 2000 रुपए पर मंथ मुझे सर दे रहे हैं। अभी सर ने बोला है कि और बढ़ाने वाले हैं, इस बैच के बाद मेरी सैलरी इंक्रीज कर देंगे। क्या हो गया? हाँ मानता हूं तुम लोग सिंपैथी रखोगे मेरे से, लेकिन जो सच है वो है। अब इस 2000 रुपए पर मंथ में मुझे अपना मंथली एक्सपेंडिचर को कैसे कैसे मैनेज करना है वो मैं कैसे करता हूं। मान लो सपोज करो, इधर आ जाओ, मैं एक टेबल के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूंगा। यहाँ पर सबसे पहले पेट्रोल हो गया, रेंट हो गया, मोबाइल हो गया, अदर हो गया और सेविंग हो गया। ठीक है, मान लो पेट्रोल पे मैं खर्च कर रहा हूं 700 रुपए,
रेंट पे खर्च कर रहा हूं मैं 500 रुपए, मोबाइल पे मैं खर्च कर रहा हूं 200 रुपए, अदर्स पे 600 रुपए, फिर भी कुछ सेविंग बच रही होगी शायद, नहीं बच रही, तो इसको 500 कर देता हूं और 100 रुपए सेविंग पे बचा लेता हूं। ठीक है, अब मेरे को सबका सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। यहां मेरे को पाई चार्ट से इसको डिनोट करना है, तो मैं सबका सेंट्रल एंगल निकालूंगा। ध्यान से सुन लो, यहां पे निकाल के बता रहा हूं सेंट्रल एंगल। सबका सेंट्रल एंगल निकाल रहा हूं, और वो एंगल कैसे निकालते हैं, टोटल इन सब का टोटल 2000 होगा क्या, तो बेटा 700 बटा 2000 इंटू 360 डिग्री। बोलो ये समझ में आ रहा है क्या, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। 100, मेरी सैलरी का सबसे मोटा हिस्सा 126 डिग्री जो जा रहा है वो पेट्रोल पे जा रहा है। बेटा इधर आओ, तुम्हें पता है ये 90 डिग्री एंगल होता है, 120 लगभग यहां जाएगा। ये पूरा जोन जो है वो पेट्रोल का है, बोलो हाँ या ना। देखा है ना ऐसे चार्ट, याद आ रहा है एसएसटी में ऐसे चार्ट बने हुए। 500 पे कितना आ रहा है, तुम्हारे जो बुक में खुला हुआ है वो सामने ऐसे एसएसटी में होते हैं इस चार्ट, नहीं देखे ऐसे लिटरली, तो वो एसएसटी का पार्ट नहीं है क्या वो। बेटा जब ज्योग्राफी चल रही थी तुम कहाँ थी, सो रही थी। अरे होता है बेटा, होता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। इतना इंटरेस्टिंग पार्ट ही होता तो फिर आज अपन आर्ट्स लिए हुए होते ना, कॉमर्स में क्यों बैठे रहते। तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है, मैं भी खुद नहीं हूं इससे, बस तुम्हें पढ़ा पढ़ा के ये जबरदस्ती ये चैप्टर खींचना पड़ता है मुझे। आ जाओ, कितना आ रहा है, 90, 90 आ रहा है पूरा। अब देखो इधर 90 डिग्री का एंगल बनेगा इस पे, तो वो 90 डिग्री का ऐसे बनता है, और ये कौन सा जोन हो गया, रेंट जोन। बाकी सारे जोन ऐसे निकल जाएंगे, बोलो हाँ या ना। ये पेट्रोल हो गया, ये रेंट हो गया, ये मोबाइल हो गया, ये अदर हो गया, और ये सेविंग हो गया। मान लो, सपोज करो, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम सेंट्रल एंगल निकालते हैं किसके अंदर, पाई चार्ट के अंदर। बताओ यहां तक का पार्ट समझ में आ रहा है क्या। ये ध्यान रखना, ये जो सेंट्रल एंगल बताया है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ज्यादा भी नहीं तो 2-3 क्वेश्चन इस पे देखने को मिलेंगे, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को इस पर देखने को मिलेंगे। अब देखो एक बार फिर से, अरे नहीं पढ़ा रहा, रुको तो सही। तो ये देखो, ये लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, मल्टीपल लाइन डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, पाई चार्ट। दिख रहा है सबको, ये जो सेंट्रल एंगल निकाला हुआ है ये भी दिख रहा है सबको। टोटल 540 है, 80 के अकॉर्डिंग जो निकाला हुआ है वो देख लो। अब थ्योरेटिकल पार्ट हमारा पूरा हो चुका है, इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल भी सेम टाइम क्लास लगेगी 8 बजे, कल संडे है बट कल क्लास है सेम टाइम मेरी, तो कम से कम। और कल इसका प्रैक्टिकल पोर्शन चलेगा, कल कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं कराऊंगा, कल प्रैक्टिकल पोर्शन कराऊंगा। एक और अच्छी बात सुन लो, अरे अच्छी बात यह है कि जब मैं ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा, तो जो एमसीटी पढ़ा था, एमसीटी मीन मीडियन मोड, वो ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा इसके अंदर। तो ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो कोई भी संडे सोच के ऑफ मत करना, ये तुम्हारी मर्जी है, ऑनलाइन ले हो ऑफलाइन ले हो, बट कल की क्लास अगर मिस करते हो तो ये सबसे आसान चैप्टर है जिसे तुम खोदोगे, सबसे आसान चैप्टर। अभी देखा था ना, बताते बताते क्वेश्चन यही हो रहे थे,
वैसे लाइन से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट तुम्हें प्रेजेंट होना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।